नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं खबर के दमदार असर की। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर उत्तराखंड में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के बाद भी अमनमणि लाव लश्कर के साथ उत्तराखंड पहुंच गए। अभी बद्रीनाथ धाम बंद है, फिर भी अमनमणि को पास मिल गया। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई और हमारी खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और अमनमणि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमनमणि उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक हैं और लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में उन पर केस दर्ज किया गया है। न्यूज 18 ने आपको बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमारी खबर का यहां पर यह दमदार असर हुआ है कि अमनमणि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ धाम बंद है, फिर भी वो दर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे थे। हमने इस खबर को मुद्दा बनाया और हमारी खबर के बाद मामला दर्ज किया गया है। और बातचीत करने के लिए आशीष डोभाल हमारे संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, हमारी खबर का असर हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई हो सकती है? अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, देर रात अमनमणि जो विधायक हैं यूपी के, उनके साथ 11 लोग और जो थे वो बद्रीनाथ जाने के लिए निकले थे। तो गोचर में चमोली पुलिस ने कर्णप्रयाग से होते हुए इनको वापस भेजा है। देर रात 10:30 बजे व्यासी पहुंचने पर जो टिहरी गढ़वाल का एरिया है वहां पर पुलिस चौकी पर इनको रोका गया और इनके खिलाफ 188 धारा और राष्ट्रीय आपदा एक्ट लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन कुछ ही देर में, दबाव देखिए आप, कुछ ही देर में इनको रिहा भी कर दिया गया। तो ये पूरा जो मामला है, ये 82 जो टिहरी गढ़वाल का एक पुलिस चौकी है वहां पर इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रिहा भी कर दिया गया। आशीष, ये बताइए किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? तो क्या अभी आने वाले वक्त में और कोई पूछताछ होगी या मामले को रफा दफा कर दिया गया है? अनुपम, लगता यही है कि मामले को रफा दफा कर दिया गया है और इनके खिलाफ धारा 188 और राष्ट्रीय आपदा एक्ट के उल्लंघन का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। और ये 11 जो इनके साथी थे उनके सहित विधायक पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया था। नहीं, तो जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो पुलिस को आगे एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। जी, फिलहाल तो पुलिस ने इनको रिहा कर दिया था रात के टाइम जो बात हुई थी। उसके बाद अब आगे का जो मुकदमा है वो दर्ज तो हो चुका है, उसमें कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आशीष डोभाल इस मामले में बड़ा अपडेट दे रहे थे कि उनको फिलहाल वहां छोड़ दिया गया। पहले उनको पकड़ा गया था लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आज की सबसे बड़ी खबर है कि तीसरा लॉकडाउन आज रात 12 बजे से ही लागू हो गया है, यानी कि 3 जोन में बटे भारत में कई तरह की छूट दी गई है। देश के 733 जिले रेड, ग्रीन, ऑरेंज में बटे। रेड जोन में 130 जिलों को शामिल किया गया, ऑरेंज जोन में 284 जिलों के नाम शामिल हैं। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा 319 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में शामिल हैं। 36 जिलों के नाम ऑरेंज जोन में हैं और 20 जिलों को ग्रीन जोन में आपको बता दें कि शामिल किया गया है। रात 12 बजे से ही आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 चालू हो गया है। तो 733 जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज से में यहां पर बड़े हैं। वहीं ऑरेंज जोन में सबसे ज्यादा 35 जिले शामिल हैं। जो इस लिस्ट के अलावा जिले बचते हैं उन सभी जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कि 35 जिले ऑरेंज जोन के कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं जो कि ऑरेंज जोन में हैं, जहां पर आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत में कुछ छूट इन जिलों में भी दी जाएगी। कई जिलों पे प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने निर्णय लिए हैं, जिलाधिकारियों ने अपने निर्णय लिए हैं। वहां पर जिलाधिकारियों ने कई जगहों पर छूट नहीं देने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश के 35 ऑरेंज जोन के जिले जिनके नाम हम आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि इन जिलों में किस तरह की सुविधाओं को छूट दी गई है, उसको समझाने के लिए सरकार ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसको हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या क्या सुविधा दी गई है वो सब इसमें लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सरकार ने क्या सुविधा दी है लॉकडाउन 3 में, रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में। ये तीनों के और कार्यस्थल के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जोन की पहचान कैसे होगी, ये सारी जानकारियां इस वक्त सरकार की तरफ से जो दी गई हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी वाइन शॉप, ये भी हम आपको बता रहे हैं।
लॉकडाउन 3 के लिए गाइडलाइंस जारी की गई और वो गाइडलाइंस क्या हैं वो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। बात करते हैं मेरठ की बड़ी खबर की। मेरठ में कोरोना के 25 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मेरठ में कोरोना के 25 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या वहां पर बढ़कर 141 हो गई है। एक शख्स की मौत की भी खबर है जिसकी पुष्टि कर दी गई है अधिकारियों के द्वारा। मेरठ में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मेरठ में भी कोरोना का कहर बरपा हुआ है। जिस तरीके से 25 पॉजिटिव केस एकाएक वहां पर सामने आए हैं और यह संख्या मेरठ में बढ़कर 141 हो गई है। मेरठ में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। लगातार मेरठ में आपको बता दें कि यह आंकड़ा बढ़ रहा है और बढ़कर अब 141 तक जा पहुंचा है। 25 नए केस यहां पर पॉजिटिव सामने आए हैं मेरठ में। लगातार जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीजों की टेस्टिंग हो रही है उसके बाद लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मेरठ में कोरोना के 25 नए मामले पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। एक शख्स की मौत की खबर यहां पर है और उसकी पुष्टि आला अधिकारियों ने कर दी है। वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। ताज नगरी में 13 पत्रकारों को कोरोना हुआ है। तो आगरा में लगातार आपको बता दें कि संख्या बढ़ रही है और इस बीच 13 पत्रकारों को कोरोना हुआ है। यानी कि मीडिया के लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं आगरा में। और यह आगरा की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि यह है कि 13 पत्रकारों को वहां पर कोरोना हुआ है। शुरुआत में कुछ पत्रकारों को वहां पर कोरोना हुआ था। फिलहाल यह अपडेट है कि 13 पत्रकार कोरोना की चपेट में आए हैं। तो चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों को अपडेट करा देते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 40,263। देश में संक्रमित कोरोना की संख्या 2,80,070। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज 10,886। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,306। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,645 हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,848। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कल 139 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यूपी में 754 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से कुल 64 जिले प्रभावित। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन रोड में बच्चों के डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आनन फानन में प्राइवेट डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि निजी पैथोलॉजी में डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट कराया था। डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद रायबरेली में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामले सभी को चिंता में डाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश के 20 जिलों में जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भेजी जाएगी। ये टीमें राज्य सरकारों की मदद करेंगी। तो सरकार ने यहां पर एक बड़ा निर्णय लिया है कि जहां पर कोरोना के केसेस की संख्या बहुत ज्यादा सामने आ रही है, जहां पर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगी। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। इस बार लॉकडाउन के दौरान कई रियायतें भी दी गई हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने कुछ रियायतों का ऐलान किया है। देश में लॉकडाउन अब 17 मई तक रहेगा, लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को कुछ छूट दी है। ये सब तब किया गया जब दिल्ली रेड जोन में शामिल है। जो भी छूट पूरे दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन डिक्लेयर किया है। रेड जोन में केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं।
कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिसेज खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज केवल 33% स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। इसके साथ ही आम लोगों का भी ख्याल रखा गया है। इस दौरान अगले 2 हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, जितनी भी शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं वो सभी बंद रहेंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, सभी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वाले हैं, सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, और जो ऐसे स्थान हैं जहां पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। लेकिन इस बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बंद रहेगी। किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने की छूट नहीं दी गई है। इससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली सरकार भी कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जनता को सड़क पर आने से रोक रही, लेकिन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कामकाज शुरू कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ने के बाद पलायन तेज हो गया है। हर दिन कहीं न कहीं से पलायन करने की तस्वीरें सामने आती हैं। हर कोई अपने घरों की तरफ जाना चाहता है, जिसको जो साधन मिल रहे हैं उन्हीं साधनों से घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा के मटौद और गिरवा थाने के पास यूपी और एमपी बॉर्डर का मिलन होता है। इस बॉर्डर पर 700 कामगारों के पहुंचने से पुलिस प्रशासन हैरान हो गया। जब प्रशासन ने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि महाराष्ट्र से चलकर 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर बाइक से बांदा पहुंचे हैं, जिनको पुलिस प्रशासन की मदद से खाना खिलाया गया। मुंबई से आए। मुंबई से कैसे आए? मुंबई से यहाँ तक बांदा तक? बांदा तक आए 2 व्हीलर से, बाइक से आए। अच्छा। और आते आते हर बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रहा है, रोक रहे हैं कहीं कहीं पे। दिक्कत सर बहुत ज़्यादा हुई है। कितने आदमी आते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं। अभी हमारे साथ वाले थे, उनका ही एक्सीडेंट हो गया। अभी वो अस्पताल में एडमिट है और अपने राज्य भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा हो गया, ना उनके पास पैसा है इलाज कराने के लिए, ना उनके पास सब कुछ भी है। घर छोड़कर दूसरे राज्यों में लोग कमाने और खाने के लिए निकले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से खाने का संकट गहरा गया, क्योंकि न किसी के पास पैसा बचा और न ही रोजगार का साधन। ऐसे में घर ही सहारा है। ये बताइए वहाँ तक क्यों आई आप? वहीं रुक नहीं सकती थी? क्या वजह रही कि यहाँ तक आना पड़ा? वहाँ भी खाना भी नहीं मिल रहा था ना। खाना नहीं मिल रहा था, मजबूरी बस अपने घर आना पड़ा। जी। आप कहाँ जाएंगी? नानानऊ जाएंगे। महाराष्ट्र से बांदा का फासला तय करना आसान नहीं था। इन रास्तों में कई जगह पर कामगारों को रोका गया और पूछताछ के बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी गई, लेकिन अब जिला प्रशासन ने ज्यादातर लोगों की जांच कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है। बांदा से न्यूज़ 18 के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। अंबाला में सैनिटाइजर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें देखिए, आप दूर से दिखाई ये दे रही हैं। फिलहाल आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। खबर है कि केमिकल की वजह से आग भड़क गई। बाद में सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां पर धुएं का गुबार आप देखिए अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से। सैनिटाइजर की यह फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी और दमकल कर्मियों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी।
स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बदले मौसम से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। ये देखिए आप तस्वीरें, ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी के साथ वहां पर बारिश आई है और किस तरीके से किसानों को वहां पर इस बारिश से नुकसान हुआ है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की फसलों को खासा नुकसान वहां पर देखने को मिला है। तेज आंधी आई और कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। खबर गोंडा से, जहां पर नाली के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद नौबत इस तरीके की आ गई कि वहां पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। इस पूरे विवाद में 7 लोग वहां पर घायल हो गए। खबर कानपुर से, कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दबंग युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। जब छात्रा के भाई ने छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंग ने मारपीट की। थोड़ी देर बाद दबंग अपने साथियों के साथ छात्रा के घर पहुंचा और घर के दरवाजे पर पत्थर फेंके। पीड़ित परिवार ने थाने में मामले की शिकायत की है। आंटी जी के यहाँ जा रही थी बुक लेने, तो क्षेत्र के दबंग युवक हमारी बहन से छेड़छाड़ करने लगे, जो कि हमारे भाई ने देखा कि कहा कि विरोध किया मेरे भाई ने कि मेरी बहन को क्यों छेड़ रहे हो। तो वो लोग हमारे भाई को बहुत मारने लगे। उसके बाद उन लोगों ने आधा दर्जन युवक बुला लिए और हमारे लाठी डंडे से घूमने से हम लोगों को दौड़ा लिया और उसके बाद घर पे खूब घूमने चला। इधर बरेली में मीरगंज थाना क्षेत्र के नथपुरा गांव में 2 भाइयों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट में अचानक बड़ा भाई गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से दूसरा भाई फरार है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हुई है वो बहुत शराब पीता था और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। परिजनों द्वारा बताया गया है कि मृतक नशा करके कई बार घर में झगड़ा कर चुका था। इसी बीच में आज इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान जो व्यक्ति मृतक हैं उन्हें चोट लगी सर में, और सर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो आरोपी हैं उनको जल्द पुलिस टीम गिरफ्तार करेगी और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जालौन में लॉकडाउन के बीच एक शादी हुई। इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे सादगी से शादी का समारोह आयोजित किया गया। लॉकडाउन के बीच जालौन में हो रही ये शादी बेहद खास है। इस शादी में गिनती के लोग शामिल हुए। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दुल्हन ने शादी की सभी रस्मों को बखूबी निभाया। दुल्हन के अगल बगल में बैठे लोग अपना मुंह गमछे से ढके दिखे तो दुल्हन के पीछे बैठी महिला साड़ी से अपना मुंह ढके दिखी। वरमाला के समय दूल्हा और दुल्हन के मुंह पर मास्क दिखी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हमारी डेट बढ़ गई। लॉकडाउन में हमने कर नहीं पाया। 25 तारीख निकल गई, 25 अप्रैल, इसलिए हमारी डेट बढ़ गई। हमने सोचे शादी कर ही ले गए, इसलिए मजबूरी में हमने आप लोगों को सहारा लेकर के ये डेट रखी। इस शादी में दूल्हा पक्ष की ओर से महज 5 लोग शामिल हुए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ये शादी बड़े ही सादगी से संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के इस दौर में अगर किसी को 113 करोड़ का बिजली बिल आए तो आप सोचिए क्या हालत होगी। सोच सकते हैं कि उसकी हालत आप कैसी हो जाएगी। ताजनगरी आगरा में एक डेयरी वाले को 113 करोड़ वाले बिजली का बिल आया है और मजे की बात यह कि बिल सिर्फ 1 महीने का है। अब यह बिजली विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही नहीं तो और क्या है। बिजली आने के बाद दूध बेचने वाले के परिवार में अब हड़कंप मच गया है।
खबर कन्नौज से, जहां पर जमीन के विवाद में जमकर बवाल हुआ है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में कई लोग घायल हो गए। इस पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। जमीन विवाद में दो पक्ष किस तरीके से आमने सामने आ गए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर वहां पर लाठी डंडे चले। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के सेना ने कोरिया वॉरियर्स डे मनाया। दिन में जहां पर देश के कोविड-19 अस्पतालों पर फूल बरसाए गए, तो वहीं नौसेना और कोस्ट गार्ड के युद्धपोत समुद्री तट पर अपने जहाज को जगमग कर रोशन किया गया। पूरी समुद्री सीमा प्रकाश में हो गई। सायरन बजाकर भी कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया गया। नौसेना के युद्धपोत मुंबई, पोरबंदर, करवार, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची और पोर्ट ब्लेयर में रोशनी की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।